हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 11 साउंड इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ऑन पेज नंबर 138, दिस इज न्यू बुक, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम समझ लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस हैं अबाउट 18। तो हम ऐसा करेंगे कि एक वीडियो में अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं कुछ आपको समझा दूंगा और कुछ आपको बता दूंगा कि आंसर निकाल के भी। तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड। तो मैंने आपको समझा रखा है, पहले भी समझाया था क्लास 8 में भी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल वर्ड नहीं भी लिखना चाहते तब भी करेक्ट है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो साउंड पैदा होगी। हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। Describe with the help of a diagram how compressions and rarefactions are produced in air near a source of sound। तो वो एक्चुअली डायग्राम जो है आपके पेज नंबर 130 पे बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो उसमें बेसिकली क्या दिखाया है, ऐसी लाइंस दिखाई हैं। ये कंप्रेशन है, जो दूर दूर है वो रेयरफैक्शन है, ठीक है। तो ये जो है ये एक साउंड एक सोर्स है, ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है। मान लीजिए ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये वाइब्रेट करता है ऑब्जेक्ट, तो इसके पास जो हवा के पार्टिकल्स हैं उनको पुश करता है। जब ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाएगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होती है, मीन पोजीशन से इधर जाना, फिर वापस आना मीन की तरफ, इधर जाना, फिर यहां से वापस आना। ये कंप्लीट साइकिल है टू एंड फ्रो मूवमेंट का, ठीक है नहीं। तो जब इस साइड जाएगा तो जो हवा के कण इधर है उनको पुश करेगा। पुश करने से क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाएंगे। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कंघा है, ये कॉम है, तो इसको हल्का सा यहां से प्रेस कीजिए, तो देखेंगे 3-4 जो टीथ हैं उसके इकट्ठे हो गए। छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाएगा तो इस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रेस करेगा, वो एक थोड़ी जगह में स्क्वीज हो जाएंगे, अर्थात इस एरिया में डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसे कहेंगे कंप्रेशंस। इस एरिया को कहेंगे कंप्रेशंस। और जब ये ऑब्जेक्ट वापस जाएगा तो प्रेशर हट गया। अब इस साइड ये प्रेशर डालेगा, तो यहां पे प्रेशर हटने से, चूंकि ये पार्टिकल्स जो है इलास्टिक हैं, अपनी जगह से हिल सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, तो ये सब पार्टिकल्स सब वापस जाएंगे। तो अब इनको जगह ज्यादा मिल जाएगी। उल्टा इसके प्रेशर से थोड़ा और इधर आएंगे, ज्यादा जगह गिरेंगे, तो हो जाएगा रेयरफैक्शन। तो ये वाला पार्टिकल कंप्रेस होगा, इस पे दबाव डालेगा, ये इस पे दबालेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है पार्टिकल्स पे प्रेशर पड़ेगा। तो एक पल, एक साइकिल में वो कंप्रेस होंगे, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो इस प्रकार जो साउंड वेव है वो ट्रेवल करेगी। तो जब भी हम, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो जो आसपास की हवा है एक बार कंप्रेस होगी, एक बार वो फैलेगी, कंप्रेस होगी, फैलेगी, कंप्रेस होगी, फैलेगी। तो ये पार्टिकल भी जो है ऐसे मूव करेंगे, ये भी वाइब्रेट करेंगे, वैसे ही वाइब्रेट करेंगे जैसे ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे जो वेव आगे ट्रैवल करेगी। इसको आपने लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस आप खुद करिए, और डायग्राम आपकी बुक में दी है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये कंप्रेस क्यों होती हैं।
जब ऑब्जेक्ट उनकी तरफ जाएगा तो दबाव पड़ेगा। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाया, ऐसे मैंने दबाव डाला, ये 3 4 5 टीथ जो है इसके दब गए, वो छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। और इनफैक्ट चूंकि ऑब्जेक्ट जब इधर जाएगा तो पीछे थोड़ा सा वैक्यूम हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा जगह घेरेंगे। तो पहले कंप्रेस होंगे, फैलेंगे, कंप्रेस होंगे, फैलेंगे, और ये एक जगह होगा, फिर सेकंड जगह होगा, थर्ड जगह होगा, ऐसे वेव ट्रेवल करती है, जिसकी गति हमने बताया था आपको अराउंड 344 मीटर पर सेकंड होती है, जो साउंड की स्पीड है एयर में एट अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर। व्हाई इज द साउंड वेव का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जैसे हम हवा की बात कर रहे हैं, मूव पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। और वेव भी कह सकते हैं इसको। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल भी उस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके पैरेलल है। तो साउंड में भी क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव पैरेलल टू द साउंड वेव, देयरफॉर साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, और चूंकि पार्टिकल्स ऐसे ही मूव करते हैं, दैट इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस और वेव, देयरफॉर साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ऐसे आपने डेफिनेशन को लिखना है। इसको लिखने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझना जरूरी है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। दूसरे के ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाएंगे और वेव ऐसे जाएगी। जैसे पानी में पत्थर डालिए तो पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे घूमते हैं, वेव सामने जाती है, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स या मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ वेव। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प यू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड वॉइस? आप किसी व्यक्ति की वॉइस को कैसे पहचानते हैं? तो हमने क्या समझा था क्वालिटी में? हमने समझा था लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी या पिच, पिच और लाउडनेस, और लाउडनेस। लेकिन ये 2 साउंड्स में सेम हो सकता है, फिर भी साउंड्स अलग होती हैं बिकॉज ऑफ थर्ड क्वालिटी, टेम्बर। तो हम किसी व्यक्ति की आवाज को उसके टेम्बर के कारण पहचानते हैं, पिच और लाउडनेस नहीं, टेम्बर से। पिच एंड लाउडनेस भी आपको हेल्प करती है समझने के लिए। कोई आपका दोस्त बड़ी ऊंची आवाज में बात करता है तो उसके कारण आप समझ जाते हैं कि आपका फलां दोस्त है। किसी की आवाज बड़ी बारीक होगी, किसी की मोटी होगी, वो सब है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टेम्बर। तो हम किसी व्यक्ति की आवाज को पहचानते हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ टेम्बर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। रादर 4, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था कि हम किसी व्यक्ति की आवाज को पहचानते हैं उसके टेम्बर के कारण, क्वालिटी ऑफ साउंड जिसका नाम है टेम्बर। हाँ, तो कह रहा है कि हम जो साउंड सुनते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो हमने बताना है कि इसकी जो वो क्या है, वेवलेंथ क्या है।
दोनों में वेवलेंथ बतानी है हमने। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि साउंड की जो स्पीड है वो आप लीजिए 344। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साउंड की स्पीड जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा, अगर हम स्पीड को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे आप क्या करोगे, 344 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकलेगा वेवलेंथ, मीटर्स में आंसर होगा। यहां पे 344 को आप 20,000 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर निकलेगा मीटर में होगा। हमने स्पीड को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। ये आप खुद आंसर निकालिए इसका। किसी भी क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ का पता करना है तो आप स्पीड को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और आंसर होगा मीटर्स में। आकाश में बिजली चमकती है तो हमें जो लाइटनिंग है, जो प्रकाश है, पहले दिखाई देता है, उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है। उसका मेन कारण है कि जो लाइट की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड क्या है, 344 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में लिखेंगे 3.44 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चूंकि ये बहुत फास्ट चलती है हमें पहले दिखाई देती है, साउंड इससे स्लो है हमें बाद में सुनाई देती है। मान लीजिए 2 किलोमीटर ऊपर है आकाश में बादल जहां पर बिजली चमक रही है, तो बिजली तो हमें बिल्कुल उसी समय दिखाई दे जाएगी क्योंकि ये बड़ा 0.0000 कुछ 2 आंसर आएगा इसका, या उससे भी कम होगा, नहीं 2.15 होगा, इतने सेकंड, मतलब लगभग उसी पल जैसे चमकी तब दिखाई दी। और साउंड को, ये लाइट को इतना टाइम लगेगा और साउंड को कितना लगेगा, लगभग 6 सेकंड। 2 किलोमीटर अगर दूर आकाश में बादल है तो प्रकाश हमें बिजली का, जब बिजली चमकती है उसी पल दिखाई देता है, लेकिन जो साउंड है वो थोड़े समय बाद सुनाई देती है। वो डिपेंड करता है कि बादल कितने ऊंचे हैं आकाश में। अगर 2 किलोमीटर ऊंचे होंगे तो लगभग 6 सेकंड, आई थिंक 5.7 आता है आंसर इसका, वो देख लीजिएगा कैलकुलेट करके आप, तो लगभग 6 सेकंड, अबाउट 6 सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है कि कितने समय के बाद आपको साउंड सुनाई देगी। सॉरी, ये फ्लैश एंड लाइट वाला था 5वां और वो फ्रीक्वेंसी वाला था 6ठा। थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। जो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी थी 20 हर्ट्स एंड 20 वो निकालनी थी हमने वेवलेंथ, वो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इसमें मैंने आपसे बताया था कि 344 को 20 से डिवाइड करना है और यहाँ पर 344 को 20,000 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा मीटर्स, ये क्या है, वेवलेंथ दोनों की। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि एक एल्युमिनियम रॉड है बच्चों के पास, उसकी लंबाई नहीं बताते। मान लीजिए उसकी लंबाई है, लेंथ है उसकी एल्युमिनियम रॉड की है x मीटर। तो वहां से एक बच्चा उसको क्या करता है, एक साइड पे स्ट्राइक करता है। ये मान लीजिए एल्युमिनियम रॉड है जिसकी लंबाई x मीटर, यहां से एक बच्चे ने इसको स्ट्राइक किया, तो ये आवाज हवा से भी चल के आएगी इधर और एल्युमिनियम से भी चल के आएगी। तो उनका जो टाइम डिफरेंस है उसकी रेशियो बतानी है।
मान लीजिए इसमें हवा में लगता है टाइम T1 और जो एल्यूमिनियम से चल के आ रही है उसका टाइम T2, तो हमको T2/T1 बताना है। लेकिन इसमें इन्होंने क्वेश्चन में आपको स्पीड बताई नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लेते हैं 25 डिग्री सेंट, क्योंकि समय जो है, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। अगर टेम्परेचर है 25 डिग्री तो साउंड की स्पीड है 346 मीटर पर सेकेंड। ये किस में है? एयर में। और अल्मोनियम में है 6420 मीटर पर सेकेंड। ये किस में है? एल्यूमिनियम में। सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ये मैंने गूगल से चेक करके अब देखा है कि हवा में जो साउंड, अगर हवा का टेम्परेचर 25 डिग्री, स्पीड होगी 346 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम का भी टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो ये उसका होगा स्पीड। तो हमें स्पीड हमने पता कर ली, डिस्टेंस है x, तो हम टाइम पता करेंगे। तो टाइम कैसे निकलता है मालूम है आपको? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? हवा में इसको लगेगा, यही कर लेते हैं, हवा में इसको टाइम लगेगा x/346 सेकेंड्स। और एल्युमिनियम में कितना लगेगा? डिस्टेंस x है, हमने माना था 6420 सेकेंड्स। तो हमने इनकी रेशियो निकालनी है, मतलब हमने इसको इससे डिवाइड करना है। रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, हमें T2/T1 निकालना है। दैट इज x/6420 डिवाइडेड बाई x/346। दैट इज x/6420 नहीं ऐसा, हाँ ठीक है, डिवाइड इसको करेंगे मल्टीप्लाई 346/x, x कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/18.55। मतलब एल्युमिनियम में जो स्पीड है वो हवा से 18.55 ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम इज टू एयर क्या बनेगा? 18.55:1। 18.55 उसकी स्पीड अधिक है। ओके, ओह सॉरी, T2/T1, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर निकलेगा 18.55:1। दिस इज एल्युमिनियम टू एयर। ये समय है, टाइम, इतना टाइम लेगा। ठीक है, क्वेश्चन 8। Frequency of source is 1000. How many times it vibrates? Frequency is equal to 1000. How many times does it vibrate in a minute? तो 1000 क्या होता है? 1000 साइकिल्स पर सेकेंड।
तो फ्री साइकिल्स इन 1 मिनट कितना होगा? 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 6000 साइकिल्स या ऑसिलेशंस होंगी। 1000 का मतलब 100 का मतलब 100 पर सेकेंड, 100 साइकिल्स, ये एक साइकिल पूरा होता है यहां से लेके यहां तक। तो ऐसे 100 साइकिल्स होंगे एक सेकंड में, तो 60 सेकंड्स में 6000 साइकिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये मैं आपको समझा दूंगा, आंसर आप खुद बताइए। वो कह रहा है कि क्या जो है साउंड जब रिफ्लेक्ट होती है किसी चीज से, यहां से साउंड वेव चली, रिफ्लेक्ट होकर आई, तो क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है? आंसर इज यस। तो दो उसमें चीजें हैं, एक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? ये तीनों एक ही प्लेन में है, जैसे लाइट में होता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। ये जो वाला एंगल है 90 का है, दैट इज वाई इट इज नॉर्मल। इसका आंसर आप खुद लिखने का प्रयास करिए। दोनों रीजन आपने देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, इसको फिर यहां खत्म कर देंगे। जैसा करते हैं 10 को अगले अगले वीडियो में करेंगे। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेते हैं, 50% हो जाएगा, वहां 17 है ना, तो बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।